अभ्यास 6.2 अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। भैया किसी भी बिंदु का जो भुज होता है, हमने आपको बताया अगर x, y लिखा है तो इसमें जो x वाला टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, भुज, और जो लास्ट में लिखा होता है y वाला टर्म इसे बोलते हैं कोटि। तो ये जो पहले लिखा होता है इसको भुज बोलते हैं और लास्ट में जो लिखा होता है उसको कोटि बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ पर पहले वाला टर्म ऋणात्मक होता है, यही आपको बताना है। तो आपको हमने निर्देशांक ज्यामिति में जो है ये बना के भी बताया था, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। यहाँ पर हमने दोनों पॉजिटिव बताए थे, यहाँ माइनस प्लस बताया था, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। तो देखिए भुज वाला टर्म मतलब पहले का माइनस एक यहाँ पर होता है और पहले माइनस यहाँ पर होता है। बाकी इन दोनों में पहले में क्या होता है प्लस, लास्ट में इसमें माइनस होता है। तो सबसे पहली बात, भुज आपको किस में मतलब ऋणात्मक होता है, तो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो मतलब दूसरे और तीसरे में क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब आपका पहला मतलब क्वेश्चन का सलूशन क्या हो जाएगा कि यदि बिंदु का भुज ऋणात्मक है तो वह दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। कहता है वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं चतुर्थांश में होगा। जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं मतलब प्लस कामा प्लस, ये हमेशा पहले ही चतुर्थांश में होता है, इसके सिवा और किसी में नहीं होता। तो क्या आंसर हो जाएगा, पहला चतुर्थांश। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के चिन्ह, भुज व कोटि के चिन्ह क्या होंगे। तो तीसरे और चतुर्थ चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के चिन्ह क्या होंगे। तो सबसे पहली बात, तीसरा चतुर्थांश ये वाला है, इसमें होते क्या है माइनस कामा माइनस, तो इसका मतलब दोनों ऋणात्मक चिन्ह होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के निर्देशांक माइनस कामा माइनस होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस चतुर्थांश में क्या भैया, किस चतुर्थांश में भुज व कोटि अलग अलग चिन्ह के होते हैं। किस चतुर्थांश में भुज व कोटि अलग अलग चिन्ह के होते हैं। तो भैया अभी हमने बताया कि यहाँ दोनों प्लस होते, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस, तो दोनों अलग अलग चिन्ह के, एक यहाँ पर मिले और यहाँ पर, बाकी इन दोनों में तो सेम चिन्ह के हैं, इसलिए दूसरे और चौथे में क्या हैं, अलग अलग के होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वह बिंदु जिसके भुज व कोटि विपरीत चिन्ह के होते हैं वह दूसरा और चतुर्थ चतुर्थांश होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिंदुओं ओ 0,0, ए 5,0, बी 5,3, सी 0,3 को निरूपित कर तथा ओ बी, बी सी व सी ओ को मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होगी। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दिया है ओ, क्या दिया है 0,0, और ए बी सी डी ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। हमने चतुर्थांश देखिए बना लिया। इसमें ओ 0,0 मतलब ये बिंदु हो जाएगी 0,0, ए जी 5,0 मतलब ए 5,0, 5 का मतलब एक्स अक्ष पर आपको 5 जाना है और वाई पर आपको 0 जाना है। तो x का 5 मतलब यहाँ से बढ़े यहाँ पर हम आए, और y 0 का मतलब यहीं पर मतलब 5,0। इसी तरह b 5,3, तो b 5,3 मतलब b पर 5 x पर चलेंगे और 3 y पर चलेंगे, तो ये 3 और ये 5 मिलकर b वाला टर्म मिल गया। इसी प्रकार c 0,3 मतलब x अक्ष पर आपको 0 चलना है लेकिन y पर आपको 3, मतलब यहाँ से यहाँ पर, ये आपका c टर्म हो गया 0,3। अब हमको इस प्रकार से कैसी आकृति मिल गई भैया, आप देख सकते हो हमें एक प्रकार से आयत मिल गई। कैसी, आयत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कैसी मतलब आकृति मिली, तो आयत मिल जाएगी। तो उपरोक्त यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः उपरोक्त आलेख से स्पष्ट है कि ओ ए बी बी सी व सी ओ को मिलाने पर आयत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, आयत प्राप्त होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य है, x शून्य का होने का मतलब 0,y इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो वह किस
चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका मतलब ये हुआ x अक्ष पर 0, मतलब y अक्ष पर अगर कोई चीज़ होगा तो x बराबर 0 होगा। तो किस पर स्थित होगा? y। अगर y टर्म 0 होता और x में कुछ और दिया होता तो इसका मतलब मतलब y बराबर 0, तो x अक्ष पर स्थित होगा। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। यदि कोई बिंदु या यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 है तो यह बिंदु हमेशा y अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा भैया? y अक्ष पर स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं किस चतुर्थांश में होगा? तो एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं तृतीय चतुर्थांश में होगा। x अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होगा? x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के भुज कोई भी संख्या हो सकती हैं भैया, कोई भी संख्या हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि y अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो y अक्ष का ऋण दिशा में 4 इकाई का अंतःखंड काटती है वह 0, -4 होगा। भैया ये इस प्रकार से बनाएंगे तो ये y अक्ष ये है, इसका विपरीत ये y डैश होता है और 4 इकाई अंतःखंड काटती है, इसका मतलब 1 2 3 4, ये माइनस का 4 होगा और x अक्ष पर 0, तो 0, -4 आ जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि बिंदु P, क्या कह रहा है? बिंदु P 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से दूरी, ये अब आप जान सकते हो मूल बिंदु 0, 0 होता है और आपका एक बिंदु दे रखा है 3, 4 और इन दोनों के बीच की दूरी की बात कहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देते हैं अंडर रूट। यही आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। और इसमें जो 0, 0 माने थे, 0, 0 इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 इकाई। क्या आ जाएगा भैया? 5 इकाई। यही आपकी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बिंदु 5, -3 व 8, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे जब तो अंडर रूट 25 आएगा और अंडर रूट 25 की वैल्यू आपको पता है 5 होती है, तो ये 5 इकाई हो जाएगी आपकी फाइनल दूरी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम चलते हैं। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में तो -5, 2 व 7, -3 दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है। यहाँ पर 5 को मान लेंगे x1, 5 को क्या मान लेंगे? x1 और y1 किसको मानेंगे? 2 को। फिर x2 मानेंगे 7 को, y2 मानेंगे -3 को। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा भैया कितने इकाई? सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 13 इकाई। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड में x1 y1 x2 y2 मानेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी में फार्मूला रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी भी 5 इकाई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आपका समाप्त हो जाएगा। दोनों में एक का 13 इकाई आएगा, एक का 5 इकाई आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने 4, 3, 6, 4, 5, 6 व 3, 5 का वर्ग का मतलब ये जो इतने बिंदु दिए हैं इनका एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के शीर्ष होने के लिए भैया आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये A है, B है, C है, A D है तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। मान लीजिए अंडर रूट का 5 आई, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर रूट 5 आई, इन दोनों बिंदुओं के रूट की दूरी बीच की दूरी निकालेंगे, फिर रूट 5 आई,
और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर √5 आई। जब ये सारी वैल्यूज निकालने पर √5 मतलब एक ही सेम वैल्यू दे, इसका मतलब ये वर्ग के शीर्ष होंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी। ये सारी दूरियां निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए। और भैया एक विशेष बात ध्यान रखनी है, दोनों विकर्ण भी निकालेंगे। मतलब जैसे हमने ए बी बी सी सी डी व डी ए निकाल लिया, उसके साथ साथ ए सी निकाला और बी डी निकाला। अगर ये सारी दूरियां सारी मतलब ए बी बराबर हो बी सी के, बी सी बराबर हो सी डी के, सी डी बराबर हो डी ए के, अगर ये चारों आपस में बराबर हों और भैया ए सी बी डी के बराबर हो, मतलब ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर हों, तो भैया हम कह सकते हैं कि यह वर्ग के शीर्ष होंगे। यही हमने किया, सबको भैया निकाल लिया, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, ए सी निकाला और बी डी निकाला। अब देखा हमने क्या कि ये चार चीज़ें बराबर हैं और दो विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है भैया? वर्ग के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 14 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। जब भैया समकोण त्रिभुज के शीर्ष पूछेगा तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग होता है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय इस पर क्या होगी, लागू होगी। करेंगे कि हम पहले ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकालेंगे, तीनों मतलब अलग अलग निकालेंगे और उनका वर्ग करके देखेंगे कि नहीं दो का वर्गों का योग अगर तीसरे के बराबर आ रहा है वर्ग के, तो भैया ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ए मान लिया ये है, बी मान लिया ये है, सी मान लिया ये है। ए बी स्क्वायर निकाला 18 आया, बी सी स्क्वायर निकाला 306 आया और ए सी स्क्वायर निकाला 288 आया। अब देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी इसमें से भैया 306 है। इसका मतलब क्या 306 इन दोनों के योग के बराबर है। तो देखा 306 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भैया पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही है। और जब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 √3, -√3, -1,1 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। भैया जब भी आपको समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की बात की जाए तो आप अगर ये ए मानते हो, ये बी है, ये सी है, तो आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे। ए बी की वैल्यू बराबर बी सी की वैल्यू बराबर सी ए की वैल्यू। अगर ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएं, बराबर, अगर ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएं, इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो भैया हमने निकाल के देख लिया कि ए बी निकाला जब, तो ये आ गया भैया 2√2, बी सी निकाला 2√2, सी ए निकाला 2√2। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इसका मतलब यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 व -1, एक आयत के शीर्ष है। आयत के शीर्ष होने के लिए हमने आपको बताया है कि अगर ये ए बी है या सी है या डी है, तो ए बी जो निकालो ये डी सी के बराबर होना चाहिए, ए डी जो निकालो वो बी सी के बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। तब भैया ये क्या होता है, आयत के शीर्ष। तो वही कार्य करके हमने देख लिया। तो ए बी निकाल के देखा, क्या भैया ए बी निकाल के देखा, जब ए बी निकाला तो ये आ गया 72 का रूट, कितना आ गया, बाहर रूट का 72 आ गया। ठीक है, और जब हमने
BC निकाला, √18 आ गया। CD निकाला, फिर √72। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। DA निकाला, √18 आया और ये दोनों बराबर हो गए। जब दोनों AC और BD विकर्ण निकाला तो √90 आ गए, मतलब बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत के शीर्ष होंगे। क्या होंगे? आयत के शीर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के लिए अभी हमने बताया कि AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, अगर ऐसा आता है या इन तीनों में से कोई एक का स्क्वायर का 2 के वर्गों के योग के बराबर आता है तो ये होंगे। AB स्क्वायर निकाला 18, BC स्क्वायर निकाला 17 और CA स्क्वायर निकाला तो कितना आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 90 बराबर 90। ई का मतलब ये हुआ कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR के शीर्ष दिए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि इसके कर्ण की लंबाई 10 इकाई है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे क्या? इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग निकाल लेंगे। और जब अलग अलग निकालें तो हमने क्या किया? PR निकाल लिया, बराबर ये आ गया, 10 इकाई आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन। कर्ण की लंबाई 10 इकाई हो गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तीनों ये बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु की बात है तो कोई दो भुजा, पहली बात आपकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कोई दो भुजा आपकी बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले इनके तीनों में अलग अलग बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो AB निकाल लिया। AB कितना आ गया भैया? AB बराबर 10 इकाई आ गया। BC निकाला 10 इकाई। CA निकाल दिया 10√2। देखिए कोई दो बराबर आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गए तो इसका मतलब समद्विबाहु है। और दूसरी बात, कर्ण मतलब ये जो है समकोण भी होना चाहिए। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय फॉलो हो रहा। 200 बराबर, देखिए 200 आ गया। इसका मतलब ये शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने, मतलब बिंदु इतने से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र 4, 1 होगा। अब भैया बहुत ध्यान से देखना, 3 बिंदु आपको दे रखी हैं। इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का जो केंद्र है वो इतना होगा। तो आप अगर ये त्रिभुज मान लें, अगर ये है तो इन तीनों बिंदुओं से, मतलब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, तो ये तीनों आपस में मिलाने पर ये बनेगा। और इस केंद्र की वैल्यू आपको 4, 1 दे रखी है, ऐसा बताएंगे। तो करेंगे क्या? OA निकाल लेंगे। OA का मतलब अगर ये O है और ये A है तो ये OA निकालेंगे, OB निकालेंगे, OC निकालेंगे। ठीक है भाई, त्रिभुज बनाएंगे, OA OB OC निकालेंगे। और करेंगे क्या? ध्यान ये देंगे कि तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो OA निकाला 10 आया, OB निकाला 10 आया, OC निकाला 10 आया। तीनों आपस में क्या हो गई? बराबर। तो सिद्ध करना था कि ये तीनों से गुजरने वाले रेखाखंड या वृत्त का केंद्र इतना होगा। जब इतना वृत्त का केंद्र है तो भैया ABC, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आती है तो ये भैया क्या है? तो ये भैया सिद्ध होता है कि यह केंद्र से गुजरता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2A, 4A, ठीक है, मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जब भैया समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इसका मतलब तीनों भुजा, मतलब AB BC CA, ये सब क्या आनी चाहिए? बराबर। तो AB निकाल लिया 2A, BC निकाला 2A, CA निकाला 2A। तो AB बराबर BC बराबर CA, इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु P
2, बिंदु ए बी सी से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। सेम वैसे ही क्वेश्चन, तो P वृत्त का केंद्र होगा यदि PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PC बराबर इतना। मतलब PA, PB, PC अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाएं, इसका मतलब ये केंद्र हो जाएगा। तो ये देखिए, आप जान सकते हो ये बराबर हैं, इसका मतलब वृत्त का केंद्र P होगा। क्या होगा? P वृत्त का केंद्र होगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म। और इसी क्वेश्चन के साथ यह एक्सरसाइज 6.2 भी समाप्त होती है। एक्सरसाइज 6.2 जो है बालाजी प्रकाशन की, ये यहीं पर समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज 6.3 अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम देखेंगे, लेकिन अगर इसमें कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।